लास्ट क्लास में फेवाइटन को देख लिया था। टॉपिक डाल लीजिएगा टेबल। अब हम पढ़ेंगे टेबल के बारे में। टेबल बेसिकली टैबुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी यूआई देख लो, जिसमें मल्टीपल डेटा होता है, तो उसमें टेबुलर लाइक स्ट्रक्चर में आपको यूआई शो होता है। अगर आपको टैबुलर स्ट्रक्चर में डेटा शो करना है, तो आपके पास सबसे पहले जो आपको यहाँ पे एलिमेंट मिलता है वो मिलता है टेबल। ठीक है। इस टेबल के अंदर आपके पास तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, तीन कैटेगरीज बोल लो, तीन अलग अलग टाइप्स हो गए डिवाइड करने के लिए टेबल को। तो पहला आता है आपका टी हेड। इसके अंदर बेसिकली हम हेडिंग का पार्ट रखना पसंद करते हैं। इसके बाद दूसरा आपके पास आता है टी बॉडी। इसके अंदर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी हेडिंग्स होती है वो टी हेड के अंदर जनरली हम रखते हैं। और जितना भी बॉडी वाला पार्ट हो, जो डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट होता है, हम इसके अंदर रखते हैं। लास्ट होता है टी फुट। ये आपका फुटर वाला पार्ट होता है, टेबल का फुटर। ठीक है। किसी भी टेबल को आप देखो तो हेडिंग, बॉडी और फुटर, ये तीन चीजें होती है। कुछ लोग फुटर को यूज करना पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हेडिंग और बॉडी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मुझे टेबुलर स्ट्रक्चर में डेटा शो करना है, तो रो बनाना है। सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करें रो बनाने के लिए, आप यूज करोगे टी आर। ये टेबल के रो को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अब इसके अंदर आपको मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं। अगर आपको हेडिंग बनाना है, तो आप लिखो टी एच, टेबल हेडिंग, और लिख दो आप नेम। इसके बाद एक और हेडिंग ले लिया, टी एच, और यहां लिख दिया मैंने ईमेल। इसको ओपन कर दो। ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है। अभी भी ये सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेबल के अंदर सेल्स होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे बनाना है, तो आप लिखो यहाँ पे बॉर्डर 1। ठीक है। अब टी बॉडी के अंदर थोड़ा डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर आपको डेटा को रिप्रेजेंट कर टी डी, मैं लिख दिया जैसे दीपक मेरा नाम, और टी डी, और मैं लिखूंगा dipak@gmail.com। अगर आप दो वैल्यू दे रहे हो, तो पहली वैल्यू नेम के नीचे आएगी, और दूसरी वैल्यू किसके नीचे आएगी? ईमेल के अंदर आएगी। आप डेटा कुछ भी डालो, वो ईमेल के नीचे अंदर आएगा। तो ये हो गया आपका टेबल लाइक स्ट्रक्चर। एक चीज अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको सब कुछ ब्लू दिख रहा है ना, और मैं अगर यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करता हूं तो भी ब्लू दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर रेड दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्वेश्चनाइज होता है। वीएस कोड में रेड क्यों दिखा रहा है? बिकॉज ये डेप्रिसिएटेड है। डेप्रिसिएटेड क्या होता है, इसको समझते हैं। ऐसा कोई कोड आप जो लिख रहे हो, जो किसी ने पहले से बना रखा है, और उसको आप यूज कर रहे हो, अगर उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या उसका कोई ऑल्टरनेटिव बेटर मिल रहा है, तो उसको क्या किया जाता है? कुछ टाइम के बाद उसका सपोर्ट खत्म कर दिया जाता है। सपोर्ट क्या होता है? मान लो आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आपको दिक्कत आई, तो आप उससे बात कर रहे हो, भाई दिक्कत आ रही है, इसको सॉल्व करो। ठीक है। इन आईटी इंडस्ट्री, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आपके पास क्या होता है? प्रोडक्ट है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर आप मान लो रिएक्ट पे काम करोगे, आप एंगुलर पे काम करोगे, आप व्यू पे काम करोगे, किसी भी काम करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करो, तो जो आप कोड लिख रहे हो, वो किसी ने ना किसी ने तो बनाया होगा उस प्लेटफॉर्म को। हो सकता है उस प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई कोड हो जिसको भाई, जिससे दिक्कतें आ रही हो, तो भाई उन्होंने क्या किया, उसको सपोर्ट से ही हटा दिया। सिंपल सी बात है। देखने को आपको बहुत मिलेगा कुछ ऐसे कोड, जो बाद में आप लिख तो रहे हो, वो चल तो रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर उसमें कोई दिक्कत आई, तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। एक्चुअली उस कोड को डेप्रिशिएटेड कोड कहते हैं। यूज तो कर रहे हो सकता है फ्यूचर में यूज वो हटा दिया ही जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो डेप्रिशिएटेड कोड वो कोड होते हैं जिनको भाई फ्यूचर में हो सकता है रिमूव कर दिया जाए। दूसरा,
अगर आपको कोई दिक्कत आए तो उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, गूगल में आपकी हेल्प नहीं मिलेगी। जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने उसको बनाया है, वहां जाके मैसेज करोगे, साफ बोलेगा भाई अपडेटेड वर्जन यूज करो, ना कि पुराना वाला। वो होता है डेप्रिशिएटेड कोड। कभी भी डेप्रिशिएटेड कोड मत लिखना, ठीक है। उससे पहला, अगले बंदे को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम कभी भी अप टू डेट नहीं रहते। दूसरा, फ्यूचर में उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं होगी, होगी, हो सकता है। क्लियर? तो इसीलिए आप इसको मत यूज कीजिएगा। दिखाने के लिए मैंने यूज किया है, आप इसको मत यूज करना। इसकी जगह पे आप यूज करना क्या, सीएसएस, वो बेटर अप्रोच है। कभी भी डायरेक्ट इसको मत यूज करना जो भी रेड दिख रहे हैं। जितने भी आपको रेड दिखेंगे, जितने भी आपको रेड दिखेंगे, उनको यूज मत करना, चाहे वो टैग क्यों ना हो। एक और होता है फॉन्ट, ये भी आपके पास टैग है, ये डेप्रिसिएटेड है, मत यूज करना भाई, ठीक है। तो कभी भी डेप्रिशिएट कोड मत लिखना, उससे अगले बंदे को पता चल जाएगा तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम पुराने वर्जन भी जी रहे हो, तुमने अपडेटेड वर्जन पढ़ा ही नहीं। ठीक, बीइंग एज ए डेवलपर हमें हमेशा लेटेस्ट वर्क पे काम करना होता है। अगर मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने में कोई इशू आ रहा था बिकॉज ऑफ वर्जन, तो आप कन्वर्ट करोगे, दूसरे नए नए वर्जन में डालोगे और वो चल गया। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि प्रीवियस वाला वर्जन ही ठीक है। अगर वो ठीक होता तो नया वर्जन नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए अप टू डेटेड रहो, जिस भी टेक्नोलॉजी पे आप जा रहे हो उसमें हमेशा अप टू डेटेड रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, तो आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज आपके कोड को देख के अगला बंदा समझ जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, या फिर तुमने प्रीवियस जिंदगी जी रहे हो, करंट वाला नहीं पढ़ रहे। ओके, तो डेप्रिशिएट कोड मत लिखिएगा। ये हो गया आपका टी बॉडी। मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉपी करता हूं, पेस्ट कर लिया, तो इसके नीचे आओ, ये आपको दिख रहा है, क्लियर है। अब अगर बात करें तो भाई इसका काम क्या है फिर, इसका काम होता है दो केस। पहला केस, अगर आपका डेटा ज्यादा हो चुका है, मान लो डेटा ज्यादा हो गया, स्क्रॉल कर रहे हो, पता नहीं आपको क्या लिखा है, तो जब स्क्रॉल करोगे तो बताने के लिए ये जो आपने लिखा था, पहले वाला जो रो है, जो कॉलम है सॉरी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसके लिए, नेम के लिए, और दूसरे वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ईमेल के लिए। ये पहला वे है, फर्स्ट वे, ठीक है, कि बताने के लिए कि भाई आपने जो कॉलम में आप डेटा देखना चाहते हो, वो डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरी चीज, कभी कभार आपका कुछ डेटा होता है, ठीक है, वो आपका जो डेटा है, आप नहीं चाहते कि उस डेटा को कोई दूसरी वेबसाइट में दिखाए या कॉपी पेस्ट करे, कहीं पे चिपकाए, तो आप वहां पे लिख दो कॉपीराइट का इशू। किसी भी वेबसाइट को देख लो, किसी भी वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट देख लो, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कॉपीराइट का इशू, हमेशा नीचे देखने को मिलेगा बॉटम में। वो इसलिए होता है, फ्यूचर में अगर आपने उसके डेटा को अपनी वेबसाइट में यूज किया तो आप पे स्ट्राइक आ जाए, मतलब आपके पास एक लीगल लीगल नोटिस आएगा। स्टार्टिंग में तो कोई कंपनी बोलती नहीं है, बड़ी कंपनी भी छोटी कंपनी को डायरेक्ट एक्वायर नहीं करती, वो पहले उसको बढ़ने देती है। जिस दिन बढ़ गई तो पैसा तब तो आएगा, सिंपल सी बात है। तब होता है कोर्ट में आ जाओ जरा, और लीगल नोटिस चलता है तो लीगल प्रोसीजर होता है। स्टार्टअप वाले फिर क्या करते हैं, रातों रात वेबसाइट चेंज कर देते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, स्टार्टिंग में तो आपकी कोई भी कंपनी हो आपको कुछ नहीं कहेगी, जैसी वेबसाइट आपकी बड़ी हो गई, इसमें आपका मिलियन लाख रुपए पर मंथ के आने लग गए, 2 लाख 10 लाख आने लग गए, वो कंपनी तुम पे वो कर देगी, एक सू करेगी, फिर बुलाएगी। तो कुछ में आपको नीचे यहाँ पे क्या मिलता है, आपको कॉपीराइट का मिलता है, वो इसीलिए दिया जाता है। आप पढ़ने के लिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको किसी और जगह यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज को पाए गए, पकड़े गए, तो भाई आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है, जितना कमाओगे नहीं उतना चला जाएगा। क्लियर?
तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, कॉपीराइट का पार्ट दे सकते हो। फुटर में दो चीज, टीआर टैग एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर कॉलम की बात चल रही है, एक रो उसके अंदर कितने कॉलम, आप चाहो लाख बनाना, लाख बनाओ कॉलम, तो ये आपके सिंगल रो को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर, इस पूरे रो को रिप्रेजेंट कर, ये वाला जो रो होगा इस पूरे रो को रिप्रेजेंट, इसमें दो कॉलम बनाए आपने, वो वाला एक सिंगल रो के लिए एक टीआर, दो दो कॉलम बनाए, दो टीआर, उसके अंदर आपको डेटा के लिए टीडी या टीएच, हेडिंग के लिए टीएच और टीडी बोलेगा टेबल डेटा, तो डेटा को रिप्रेजेंट करना टीडी लिखो। क्लियर? यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी रिएक्ट, रिएक्ट में अगर आपने एक भी टैग छोड़ा तो भाई वो एरर देना चालू कर देता है। रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, एचटीएमएल और सीएसएस में कोई दिक्कत नहीं आती, दिखेगा ही नहीं आपको कुछ। क्लियर? तो हमने पढ़ा टेबल, टीएच, टीआर, टीडी, आपका टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ये पढ़ा। अब अगर आप देखो, मान लो कि ये दोनों सेम डेटा है, ये दोनों सेम डेटा है, तो कभी कभार हम क्या करते हैं, अगर एक्सेल पढ़ा होगा तो दो कॉलम को, एक कॉलम को दो रो के बीच में मर्ज कर देते हैं, है ना, मतलब सिंगल कॉलम को दो रो के बीच में मर्ज कर दिया जाता है, दो से ज्यादा भी कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो यहां दोगे आप, क्या दोगे, रो स्पैन, मैंने लिखा दो, कि दो रो के बीच में मर्ज करना है ना मुझे, तीन लिखूंगा, तीन में कर देगा ये। उसके बाद आप इसको हटा दो, कर दिया मर्ज। तो अगर आपको मल्टीपल रो और कॉलम एक, मल्टीपल रो कॉलम एक मर्ज करना हो तो रो स्पैन, और कॉलम एक होना चाहिए, बस कॉलम एक ही मर्ज करता है, ठीक है, मल्टीपल रो कॉलम एक। क्लियर है? चलो भाई, अब सिचुएशन ये है कि भाई मान लो इसमें भी दीपक था और इसमें भी दीपक है, इसको मैं हटा देता हूं, दोनों में डेटा सेम आ रहा है, तो मैं कॉलम को ही मर्ज कर दूं, ये भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं कॉल स्पैन, इसमें रो एक मल्टीपल कॉलम, रो एक मल्टीपल कॉलम, मेरे को दो कॉलम को मर्ज करना है ना, तो दो लिखो, इस वाले को हटा दो। क्लियर है? कॉल स्पैन यूज करोगे तो वो सिंगल रो पे काम करेगा और मल्टीपल कॉलम के लिए होता है, अगर रो स्पैन यूज कर रहे हो तो मल्टीपल रो के लिए लेकिन सिंगल कॉलम पे। अब हम बात करते हैं, ये तो समझ में आया, कॉल स्पैन, रो स्पैन। अब बसता आपका कैप्शन, कॉल ग्रुप और कॉल, ठीक है भाई। चलो जी, कभी कभार आप चाहते हो कि टेबल का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाए, ये टेबल डिस्प्ले क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उसके लिए यूज होता है कैप्शन। मैंने लिख दिया टेबल, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, आपके टेबल, बीच में आ जाएगा, और ये टेबल को डिनोट करेगा कि आप इस टेबल के बिहाफ पे क्या दिखाना चाहते हैं, एम्प्लॉय का डेटा, यूजर का डेटा, डिपार्टमेंट, क्या दिखाना चाहते हैं, ये उसके लिए। डन? अब मान लो आपके पास एक सिंगल कॉलम है, इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी, तो आप यहां लिखिए कॉल, अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनरली हम इसको सिंगल सिंगल कॉलम की स्टाइलिंग करने के लिए यूज करते, तो मैंने यहां लिखा आपके पास स्टाइल और बैकग्राउंड कलर, एक प्रॉपर्टी से कलर है, वैसे बैकग्राउंड कलर भी है जो बिहाइंड द सीन्स चलती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड। अब देखिएगा ये सिंगल रो है, इसी का पार्ट है, इसीलिए आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, वैसे कॉपी किया, इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट किया, और इसको कमेंट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मल्टीपल हटा ही देता हूँ। मान लो अब इसको मुझे ग्रीन करना है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ का, पहले ये भी देख लो,
कलर व्हाइट लिख दिया, कलर वर्क नहीं करता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हो सीएसएस की वो सब पे लागू हो। मैं साफ कह रहा हूं, ऐसा कोई हार्डकोड रूल नहीं है। चलो जी, अब मैं क्या चाहता हूं कि दूसरा वाला क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ये सीक्वेंस होता है। मैं एक और डेटा ऐड कर लेता हूं, लेट्स से नंबर। मैंने कॉपी किया, पेस्ट, और यहां जाके मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी नंबर लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं एक और कॉलम, इसको ब्लू बना देते हैं। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज अगर मैं इसको स्विच कर दूंगा तो लास्ट वाले को ग्रीन मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस वाइज चलता है। अब सिचुएशन ये है कि मुझे फर्स्ट रो और सेकंड रो को दोनों को रेड करना है। तो अगर मेरे को रेड करना तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप जाके यहां लिख दो, हो गया रेड। बट इससे क्या होगा, सेम पीस ऑफ कोड दो बार लिख रहे हो, तो उस चीज के लिए आपको यहां पे मिलता है स्पैन। बाय डिफॉल्ट स्पैन की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं 2 कर दूंगा तो स्टार्टिंग के लगातार के 2 कॉलम को ये आपको क्या कर देगा, कलर कर देगा। अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो तीनों में कर देगा। ये वाला फायदा ही नहीं ग्रीन वाले का, फोर्थ रो है ही नहीं, बस फोर्थ कॉलम तो है ही नहीं। तो यहाँ पे स्पेन में बाय डिफॉल्ट 1 हो। क्लियर? अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको देखो अलग अलग है, ये अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहा है। मेरे को इन दोनों को ग्रुपिंग करनी है। देखो अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं मैं जरा, ये सब हटा देता हूं। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जो आपने यहाँ पे दिया है ना, टी फुट, टी बॉडी, टी हेड, ये पता क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। कल को अगर आपको हेडिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो आप टी हेड के अंदर जाओ, इजी टू फाइंड है, सिंपल। अगर आप बॉडी के अंदर जाना, बॉडी में कुछ दिक्कत है तो बॉडी में ऐड करना, तो बॉडी में जाओ। इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग मैनेज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है? बीइंग एज अ डेवलपर, जितना कोड आपका ग्रुप रहेगा, उसके अंदर आपने लिखा होगा, जितना सही रहेगा वो, नहीं तो इजी टू फाइंड नहीं होता। इसलिए मैंने क्या कहा था, जब भी सीएसएस लिखो तो हेड के अंदर लिखो। क्यों लिखो? कल को अगर दिक्कत आई तो आप डायरेक्ट हेड के सेक्शन के अंदर जाके चेक करोगे, कोड तो आपका बहुत बड़ा होगा ना। बीइंग एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर, मैं डायरेक्ट हेड में जाके चेक करूंगा, मैं कभी बॉडी में नहीं जाऊंगा पहले पहले टाइम पे। क्योंकि मुझे पता है कि हेड के अंदर ही आपने स्टाइल लिखा होगा, सीएसएस का कोड लिखा होगा, तो मैं वहां रेक्टिफाई कर लूंगा। बॉडी के अंदर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम कोड को अलग अलग रखना पसंद करते, मैनेज करना पसंद करते। जैसे लाइक आपने बुक शेल्फ बनाई, उसमें लिखा सोशल साइंस की बुक अलग, मैथ की अलग बुक, साइंस की अलग बुक, ताकि कल को अगर मुझे जाना, मेरे को चाहिए बुक चाहिए, साइंस की बुक चाहिए, तो मैं साइंस वाले रैक में जाऊंगा, वहां से निकाल लूंगा। ये फायदा होता है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स या टैग बोल लो, इनका मेन मोटिव है ग्रुपिंग का। तो ग्रुपिंग करने के लिए मैं यहां लिखूंगा कॉल ग्रुप। इसका काम ग्रुपिंग के लिए, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं कर रहा है। जैसे नीचे आपके पास टी हेड, टी बॉडी, टी फुट है ना, वो ग्रुपिंग मैनेज करने के लिए था, और कुछ काम नहीं कर रहा। नहीं तो भाई एरर आ जाता है, दिखता नहीं ढंग से। तो कॉल ग्रुप किसके लिए हो गया, ग्रुपिंग के लिए हो। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो जी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिस्ट की।
जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाते समय हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाई क्या क्या चीजें लानी है, या फिर घर वाले बोलते हैं भाई ये चीज लेके आ जाना। सिंपल सी बात है। तो उसके लिए आप क्या बनाते हो? लिस्ट। पहले के जमाने में हम पेपर में लिखते थे, आज के जमाने में हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं। सिंपल है तो वही लिस्ट। तो अगर आपको एचटीएमएल के थ्रू लिस्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास तीन आपके पास है यहाँ पे। एक है आपका यूएल, एक है आपका ओएल, एक है आपका डीएल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, वो टेबल का ऑल्टरनेटिव है। क्लियर? चलो देखते हैं वन बाय वन। अगर आपको लिस्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास कितने हैं? तीन है। पहला आपका ऑर्डर्ड, फिर आपका अनऑर्डर्ड, और तीसरा आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तीन है आपके पास। ये जो है ये टेबल का ऑल्टरनेटिव है, और जो एक्चुअल लिस्ट जो हम पढ़ते हैं वो ऊपर वाले हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। इन दोनों को देखते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे ओएल। ऑर्डर्ड के लिए होता है ओएल, ये टेबल के लिए टेबल था ना, वैसे ही आपका ऑर्डर के लिए क्या है? ओएल। और यहाँ पे लिखोगे एल आई, एल आई फॉर लिस्ट। ठीक है भाई। फिर लिखा मैंने लिस्ट वन, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, इसको लिख दिया लिस्ट टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। आउटपुट देखते हैं जरा। सॉरी, इसको ओपन ही नहीं किया। तो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होगा। ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट आपको नंबरिंग मिलती है, ऑर्डर मिलता है नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। जितने आपके पास यहाँ पे एल आई आप ऐड करोगे, इतना आपको नंबर में बता देगा कि आपने कौन कौन सा किया। टोटल कितने लिस्ट है आपके पास। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि मुझे इसको चेंज करना है। 1 2 नहीं चाहिए, एबीसीडी चाहिए। तो आपको ये भी सपोर्ट करता है। बस आपको लिखना है टाइप, और टाइप में यहाँ पे आपको 1 ए, स्मॉल ए, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन। मैंने इस कैपिटल ए लिख दिया। मैंने यहां लिखा ए, तो छोटे में आ गया। मैंने लिखा कैपिटल आई, तो यहाँ पे रोमन नंबर में आ गया। और अगर मैं लिखता स्मॉल आई तो आपका रोमन नंबर स्मॉल में आ गया। क्लियर? अब ये तो हो गया ऑर्डर, मतलब कैसा आपको टाइप भी डिफाइन करना है, वो हो गया। उसके बाद मान लो कि मुझे 5 से स्टार्ट करना था, तो स्टार्ट आपको मिलता है यहाँ पे, आप 5 लिख दीजिए। 5 से स्टार्ट करो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसको डायरेक्टली 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो 5 से स्टार्ट हो रहा है ना। जिससे भी आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यू दोगे वो उससे स्टार्ट करेगा। 5 से, 6 से, 7 से, 10 से, जितने से कर दो। ये है आपका ऑर्डर लिस्ट। बट अगर आप कोई यूआई बना रहे हो उसमें इसको दिखाओगे नहीं। सिंपल सी बात है, यही तो होगा कि आप यहाँ पे 1 2 3 दिखाओगे नहीं। बट अगर आपको दिखाना है तो आप इसको लिख सकते। मैंने इसको 1 से लिख देता हूँ, 1 से स्टार्ट। इसके बाद जो दूसरा है वो है आपका अनऑर्डर लिस्ट। क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। इसमें आपका होता है ओएल, सॉरी यूएल। ये अनऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एल आई दोनों में यूज होते हैं, यूएलओ है ओएलओ। इसको देखो क्या आ रहा है, बुलेट पॉइंट आ रहा है। इसका टाइप चेंज करना है तो आपको जो टाइप मिलता है तो बहुत सारे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हो गया यहाँ पे डिस्क, ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरा उसके बाद है सर्कल, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर में रिप्रेजेंट हो गया।
तो इसमें ये आपको रिप्रेजेंट होता है। जब मैं आपको सीएसएस पढ़ाऊंगा ना, मैं ओएल को यूएल, यूएल को ओएल बना के दिखाऊंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद जो लास्ट है, क्योंकि इसमें स्टार्ट तो होगा नहीं क्योंकि आपके पास कोई नंबरिंग है नहीं, इग्नोर मारी। लास्ट आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। एक बार मुझसे इंटरव्यू पूछा था, उस टाइम पे अपन को नहीं आता था। क्या कहा था मैंने तुम्हें? एक छोटा सा ऐसी चीज जो बहुत बेसिक है, इसको पता होता ही है हर डेवलपर को, डिजाइनर को। पूरा इंटरव्यू खत्म होने का वो पूछ लिया जाता है, बता दोगे तो इंप्रेशन अच्छा रहता है, नहीं बताओगे तो बोले रट्टो होता है। इसने इंटरव्यू क्वेश्चन उठाए, उसे रटे और इंटरव्यू दे दिया। तो कभी कभार ऐसा होता ही है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कि बहुत बेसिक होगा, वो आपको इंटरव्यू को सिलेक्ट करने में मदद करेगा। चाहे आपने टिपिकल क्वेश्चन बताया नहीं बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लास्ट क्वेश्चन जब आपसे बोलते हैं ओके ठीक है आप यू आर सिलेक्टेड, कुछ ऐसा बोल के, चलो एक चीज ये बताओ कि ये क्या होता है। ऐसा होता है जब इंटरव्यू दोगे, या जिसने दिया होगा उसे पता होगा। कभी कभार ऐसे ट्रिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मुझसे ही पूछा था डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, अपन को नहीं पता था, अपन बाहर। उसने बोला एचआर बताएगी, एचआर ने आज तक नहीं बताया। और कभी भी इंटरव्यू आपका रहे तो हमेशा लास्ट में अपना क्या लेना, फीडबैक पक्का लेना, उससे रिव्यू पक्का लेना। उसे बोला करो कि भाई सर बताओ, अगर मैं कहीं पे लैग कर रहा हूं तो किस चीज में मैं लैग कर रहा हूं, ताकि मैं उसे इंप्रूव कर सकूं। उससे एक चीज हमेशा, एक चीज अच्छी होती है, अगला बंदा ये सोचता है कि अगर इसको नहीं आता ये सीख लेगा, तुम्हारा एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। तो जो तुम्हारा नेगेटिव दे रहा होगा ना, वो एक पल के लिए तुम्हें पॉजिटिव भी देगा, क्योंकि तुम्हारा रिव्यू बहुत मैटर करता है। तो जब भी इंटरव्यू दो, लास्ट में उससे पूछो, वो क्योंकि पूछता है लास्ट में कि आपको उससे कुछ पूछना है, तो उस टाइम पे पूछो पूरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद। और जो भी पॉइंट वो बताए उस पर काम करो, दोबारा इंटरव्यू दो। अगर वो सेम चीज बता रहा है तो समझ जाना उसमें तुम्हारा लूप होल है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। इसलिए कुछ लोगों के 20-20 इंटरव्यू देने के बाद लाखों के पैकेज लगते हैं। स्टार्टिंग में 20-25 बार इंटरव्यू दिया, नहीं सिलेक्ट हुआ, कोई जॉब ही नहीं दे रहा, घर वाले गाली दे रहे हैं। लेकिन जो 25वां इंटरव्यू होता है ना, वो आपको पैकेज देता है बढ़िया वाला। बिकॉज आपने अगर 25 इंटरव्यू जो फेल हुए थे ना, उससे पहले 24 घंटे में तुमने अगर उसे सीखा, तो तुम्हें वो आगे आगे पक्का फॉरवर्ड करेगा। नहीं तो जॉब तो तुम्हें फर्स्ट इंटरव्यू में मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें घमंड आ जाएगा, पापा तो कर ही लेंगे। तोड़ा तो ऊपर वाला तोड़ता है, वो देखना चाहता है तुम कितना सस्टेन कर सकते हो। तो इसीलिए एक चीज पे हमेशा फोकस करो, इंटरव्यू दो तो उससे फीडबैक पक्का लो, चाहे कभी भी देना इंटरव्यू। फीडबैक लेना, उसको नोट करना, उस पर काम करना। एक बार आपने काम किया, गुट्टू को बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना तो डीएल, जैसे टेबल के अंदर हेडिंग होता है ना, उसके लिए होता है डीटी। यहाँ पे मैं लिख दिया नेम। और अगर आपको डेटा रिप्रेजेंट करना तो डीडी, यहाँ पे लिख दिया मैंने दीपक। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, या फिर दूसरा एक लिखता हूं डीटी, और यहाँ लिखा मैंने ईमेल, और यहाँ लिख दिया डीडी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने dipak@gmail.com। आउटपुट देखिए इस तरीके से दिखता है। इसका और एक नुकसान क्या है, मान लो फ्यूचर में कल को और भी डेटा आया, तो दीपक तो नाम नहीं, कुछ और नाम होगा। लेट्स सपोज कि उसका नाम सूरज है। कैसे दिख रहा है? उसके नीचे दिख रहा है। तो अगर इससे कंपेयर करो, टैबुलर फॉर्मेट बेस्ट है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो कम स्पेस में ज्यादा डेटा दिखाने की वो रखता है कैपेबिलिटी, ये नहीं रखता। उल्टा ये और स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाएगा, इसीलिए इसको यूज नहीं करते। है तो है, पढ़ना तो है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, ब्लॉक और इनलाइन। जब आप किसी भी टैग को या एलिमेंट को
यूआई में देखते हो, तो वो टैग या एलिमेंट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसमें एक ऐसा होता है जो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक ऐसा जिसके अंदर जितना कंटेंट है उतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऐसे टैग या एलिमेंट जो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे, जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना ही वो आप अपनी लाइन में आने देते हैं, वो है आपके ब्लॉक लेवल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं ब्लॉक लेवल, या ब्लॉक लिख दिया H1, इसको लिखा मैंने हेडिंग। आउटपुट देखते हैं इसको, इसको ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इसको देखो आ रहा है, पूरा लेफ्ट टू राइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस साइड में इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ मार्जिन जो कि बॉडी में दे दिया गया है। इस पे जाकर क्लिक करो और यहां मार्जिन लिख दो 0। अब देखना जरा, ले रहा है ना पूरा स्पेस। ऐसे ब्लॉक या एलिमेंट जो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसे टैग या एलिमेंट जो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। कोई भी जितना कंटेंट है उतना कंटेंट आएगा, उसके अलावा कोई और कंटेंट को आने नहीं देते अपनी लाइन में। उस तरीके के टैग या एलिमेंट को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग या एलिमेंट। हेडिंग जितना भी है सारा ब्लॉक लेवल है, पैराग्राफ ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक कोड जो हमने पढ़ा था वो ब्लॉक लेवल है, आपका एड्रेस वो ब्लॉक लेवल है, आने वाले इसके बाद जो भी टैग आएंगे जनरली वो सारे ब्लॉक लेवल, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो सारे क्या है, ब्लॉक लेवल ही है। तो ये सारे क्या है, ब्लॉक लेवल जो अभी तक आपने पढ़े, जो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर, वो सबको ब्लॉक लेवल एलिमेंट या टैग बोला जाता है। ओके, एक होते हैं जैसे आपने लिखा था बी, EM, आई, अंडरलाइन, स्पैन, एक होता है स्पैन होता है, ठीक है, एंकर टैग, ये सारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं या टैग। मैं यहाँ पे इनलाइन लिखता हूं और यहाँ पे एंकर टैग, हैश, और यहां लिखा मैंने क्लिक, और इसको मल्टीपल टाइम लिख लेता हूं। तो अगर आप नोटिस करोगे साथ में आ गया ये इनलाइन टैग या एलिमेंट है, एलिमेंट ही बेसिकली काम है अपना इसको। एक चीज और बता दूं, अगर आपको सेग्रीगेट करना है ना कौन सा ब्लॉक लेवल कौन सा इनलाइन है, तो इसको क्लिक करो, आपको यहां मिलेगा डिस्प्ले ब्लॉक। जिस किसी भी एलिमेंट या टैग में डिस्प्ले ब्लॉक लगा है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, इसको क्लिक करो, यहां नहीं लगा है ना, तो जिसमें नहीं लगा वो सारा इनलाइन है, वो सारा क्या है, इनलाइन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए आपका क्लास और आईडी। क्लास एंड आईडी, क्लास एंड आईडी की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट देते हैं, और इसको मैंने मल्टीपल बार लिख दिया। मुझे इसको CSS करना है, इंटरनल कर लो एक्सटर्नल कर लो, इनलाइन नहीं करना। मल्टीपल दे रहा हूं मैं आपका, इसको ओपन कर, ठीक है। अगर मुझे सबको क्या करना है, रेड करना है, तो आप लो टैग वाइज एलिमेंट, टैग वाइज सिलेक्टर, और कलर लिख दो रेड। जितने भी टैग या जितने भी आपके पास पैराग्राफ होंगे ना पेज के अंदर, ये सब का कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा। सबका मीन्स सबका। लेकिन मान लो कि मुझे पहले वाले को क्या देना था, ग्रीन देना था। एक तरीका क्या, स्टाइल, एट्रीब्यूट, बट वो बैड प्रैक्टिस है, बता दिया था। तो क्या किया जाए, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इसका नाम है आईडी, और ये आपका यूनिवर्सल है। जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट होता है ना, हर एक टैग के अंदर जो बॉडी के अंदर आप यूज कर रहे हो उसमें आपको आईडी मिल, उसमें स्टाइल मिल जाता है, एग्जैक्टली वैसी आईडी भी। जो भी टैग या एलिमेंट आप यूज करते हो, जो बॉडी के अंदर करते हो, इवन दो आप इसको ऊपर हेड के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो लिखा मैंने आईडी, और यहाँ पे नाम दोगे आप कोई अपना,
कस्टम नाम कहेंगे। एक चीज बता दूं, नाम वो देना जो इसको रिप्रेजेंट करे, नाम वो देना जो रिप्रेजेंट करे कि आप इस एलिमेंट के थ्रू या टैग के थ्रू क्या करवाना चाहते हैं, क्या आपका मेन मोटिव है। हमेशा जो नाम आप देते हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर आप मीनिंगफुल नहीं दोगे तो दिक्कत आपको आएगी फ्यूचर में। जब हम कोड कर रहे होते हैं तब दिक्कत नहीं होती, कोड को छोड़ने के बाद हम किसी और पे काम करने लग जाते हैं तो दिक्कत आती है। मैंने यहां पे लिख दिया आईडी और नाम दिया जैसे पैराग्राफ। एक और चीज, आप एक पेज में आईडी हर जगह यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आईडी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बट नाम एक ही देना। पूरे पेज के अंदर अगर आपने पैराग्राफ नाम का आईडी दिया है तो एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए पूरे पेज में। अब ये मैंने आईडी लिखा, आईडी में जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है इसको, नहीं तो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लेता। तो अब मुझे आईडी के बिहाफ पे सिलेक्ट करना है। तो जब मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल आपको बताया था सीएसएस वाला पार्ट, तो मैंने आपको बताया था सिलेक्टर्स होते हैं सीएसएस में जो कि एलिमेंट या टैग को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें तो ऊपर जो आपने लिखा है इसको कहते हैं टैग वाइज या एलिमेंट वाइज सिलेक्ट करना। डायरेक्टली जिस एलिमेंट या टैग को आपने लिखा है उसका नाम उसको डायरेक्ट लिखो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, गुड टू गो। बट अगर अगर आपको आईडी को सिलेक्ट करना है तो आपको सिलेक्टर में पहले देना पड़ेगा हैश, उसके बाद नाम जो आपने कस्टम नाम दिया। कर्ली ब्रैकेट कॉमन है, ये कॉमन है, बस ये अलग। और यहां पे लिख दो कलर आपका ग्रीन, हो गया ग्रीन। अब एक चीज मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां जाके पेस्ट कर दी, दोनों में सेम आउटपुट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। बट फिर मैं यूनिक क्यों बोल रहा हूं? इसका पहला केस समझ में आएगा जब मैं आपको इनपुट पढ़ाऊंगा, फॉर्म एलिमेंट, पहला केस वहां पे। दूसरा केस डॉम मैनिपुलेशन, वहां समझ में आएगा। आईडी यूनिक होने का मेन मोटिव होता है मेरे को एलिमेंट डायरेक्टली गेट हो जाएगा। तो अगर आप आईडी यूज कर रहे हो तो पूरे पेज में एक ही होना चाहिए, हर पेज में सेम दे दो। मान लो एक पेज यहाँ पे आपका ये वाला पेज है, इसमें आपने पैराग्राफ दिया, इसमें भी जाके पैराग्राफ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक सिंगल पेज में। जब ये लोड होगा, अगर आपको कोई सिलेक्ट करना है एलिमेंट को तो इसके बिहाफ पे आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, डायरेक्टली। वरना इनडायरेक्टली के लिए फिर आपको बहुत तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो जब कभी भी आप काम करो तो आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए। सीएसएस की बात करें, वर्क कर जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आईडी अगर आपको लगता है किसी भी कंटेनर में मुझे यूनिक स्टाइलिंग देनी है तो आईडी लिख दी, यूनिक स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। बट सिचुएशन ये है कि मुझे क्या चाहिए, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इन दोनों को। मुझे ये चाहिए रेड और ये चाहिए मुझे ब्लू, ये चाहिए रेड, ये चाहिए ब्लू, ये चाहिए रेड, ये चाहिए ब्लू। इट मीन्स कि मुझे अब मल्टीपल में सेम स्टाइलिंग करनी है। अगर मैं टैग सिलेक्टर यूज करूंगा तो सब में सेम हो जाएगा। अब मुझे आईडी यूज करूंगा तो दिक्कत आएगी डॉम मैनिपुलेशन में, सिंपल सी बात है। तो क्या किया जाए? तो आप यहाँ पे दो क्लास, क्लास को आप मल्टीपल जगह लगा सकते हो और वैलिड भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो आप यहां पर बैठे हो, सबको सेम सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है ना यहाँ पे सबको, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको अलग जाके पढ़ा रहा हूँ, किसी और को अलग जाके पढ़ा रहा हूँ। ये होता है क्लास कैटेगराइजेशन, कि इस कैटेगरी के लिए यूआई इस बना दिया, दैट्स इट। इस ब्लॉक के लिए अगर ऐसे ब्लॉक 10 हैं तो भाई सेम आपकी आपकी स्टाइलिंग हो जाएगी। अब क्लास कैसे बनाएं? तो क्लास के लिए क्लास एट्रीब्यूट,
आईडी के लिए आईडी, क्लास के लिए क्लास। आप चाहो तो यहाँ पे सेम नेम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम सेम दे सकते हो, क्योंकि दोनों को सिलेक्ट करने का तरीका अलग है। तो जिस बिहाफ पे आप सिलेक्ट करोगे, अगर आप हैश लिखोगे तो आईडी सिलेक्ट करेगा, और डॉट यूज करोगे तो क्लास सिलेक्ट करेगा। अभी तक करके दिखाऊंगा मैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम आप सेम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो बैड प्रैक्टिस में नहीं आता। बैड प्रैक्टिस में यह आता है आईडी और यहाँ पे आईडी सेम दे, ये बैड प्रैक्टिस है। अभी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत बाद में आएगी, या फिर कोई टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे होंगे उसमें दिक्कत आ सकती है, वार्निंग दिखाने लग जाता है। चलो जी, अब मैं चाहता हूं कि इसको दूं रेड कलर और इसको दूं मैं ब्लू। तो मैं यहाँ पे दो क्लास लिख लिया, आपका रेड और ब्लू। अगर मुझे क्लास सिलेक्ट करना है, एलिमेंट को सिलेक्ट करना बाय क्लास, तो यूज करना है डॉट, उसके बाद जो भी क्लास का नाम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर आपका रेड, यहाँ डॉट ब्लू, कलर लिख दिया आपका ब्लू। अब आउटपुट देखिएगा, आ गया। अब मैं इस क्लास को मल्टीपल बार दे सकता हूं। इसको दिया, मैंने लिखा रेड, इसको लिखा मैंने ब्लू, इसको लिखा मैंने रेड, और इसको लिख दिया मैंने ब्लू। आउटपुट देखो, क्लियर है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, और हर मल्टीपल ब्लॉक में अलग अलग, एक को सेम स्टाइलिंग, एक को अलग स्टाइलिंग, उसके लिए आप क्लास को यूज करो। ठीक है, डॉट से अगर आपको कुछ दिखता है तो वो क्लास सिलेक्टर है भाई, ऐसे कुछ दिखता है सिलेक्टिंग में वो आईडी है, और डायरेक्टली नाम दिया तो टैग सिलेक्टर। क्लियर है। चलो भाई आई फ्रेम की बात करते हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अपने वेबसाइट में अपना कंटेंट डाल रहे थे। अब मुझे डेटा चोरी करना है, मींस दूसरे की वेबसाइट का डेटा अपने वेबसाइट में दिखाना, तो उसके लिए यूज होता है आई फ्रेम। अगर दूसरे वेबसाइट का कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट में दिखाना है, तो आप यूज करोगे क्या, आई फ्रेम। कोड दूसरी वेबसाइट का चलेगा, सब कुछ काम उस वेबसाइट पे होगा, दिखेगा आपके उस। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल का मैप, यूट्यूब की वीडियो, और भी बहुत सारी चीजें। क्लियर। अगर आपको आई फ्रेम बनाना है, तो आपको आई फ्रेम, यहाँ पे जो मेन होता है वो एसआरसी है, जिसका एट्रीब्यूट मेन है। बाकी तो भाई फ्रेम बॉर्डर है, और ही बहुत सारे, और ही बहुत सारे मैं बोलता हूं, लेकिन मेन जो है आपका एसआरसी है, क्योंकि ये बताता है कि आपको कहां से यूआई को दिखाना है। पाथ तो बताओगे भाई, क्या करता है उसको भी देखेंगे। मान लो मुझे अमेजोन की वेबसाइट का यूआई दिखाना है, मैं amazon.in खोलूंगा, इसको यूआरएल कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे केस, भाई तुम्हारी वेबसाइट है, तुम्हारा डेटा, भाई कोई इजीली दिखा दे अपनी वेबसाइट पे, ऐसे कैसे। मान लो रजिस्ट्री तुम्हारी, प्लॉट तुम्हारा, नाम कोई अपने कर रहा है, सिंपल सी बात है, वो चीज है। यहां पर एक हैक है, वो हैक क्या है, अगर उसने सिक्योरिटी ऐड कर रखी है कि मेरे वेबसाइट का यूआई कोई दूसरे वेबसाइट ना दिखाए, अगर उसने लगा रखा है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या आ रहा है, रिफ्यूज टू कनेक्ट, मना कर दिया। और अगर मान लो मैंने इसी इसी को ओपन कर लेता हूं जिसके पहले था, मैं इसी को ओपन करके दिखा देता हूँ आई फ्रेम के अंदर, कर सकता हूँ बेसिकली मैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह लिख दो डॉट स्लैश आपका क्लास और आईडी, यहाँ पे आपको छोटे से ब्लॉक में वो डेटा दिख जाएगा। मैंने क्या इतना कंटेंट इसमें लिखा, नहीं, मैं तो बस एक लाइन लिखी, पूरा यूआई में आपको दिखने लगती है एक छोटे से ब्लॉक। जो ये फ्रेम बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर बनाने में मदद करता है। मैंने 1 लिख दिया तो अब बॉर्डर आ गया। क्लियर है।
तो आपने क्या किया, दूसरे यूआई का कंटेंट अपने आप ब्लॉक में, एक छोटे से ब्लॉक में पूरा यूआई दिखा रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई कमी पेशी है भाई, पूरा यूआई है, बट छोटा सा ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद अब इसको देखते हैं इंस्पेक्ट करके एक्चुअल में कर क्या रहा है ये। तो यहां देखोगे ना, ये HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया। आई फ्रेम जैसे चला ना, पूरा कोड HTML को उठा के लेके आए। ये पूरा कोड आपको क्या लेके आ रहा है, उठा के लेके आ रहा है, तभी आपका यूआई में दिख रहा है। मींस अगर आप अपने यूआरएल को हिट कर रहे हो, तो साथ में एक और यूआरएल हिट हो रहा है जो यहाँ पे आपने लिखा है, और उसका यूआई पूरा आपको यहाँ पे डाउन, उसका जो भी डेटा होगा, चाहे एसेट होगा चाहे कुछ भी होगा, डाउनलोड होगा, तभी वो दिखेगा। ये है आपका आईफोन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी थर्ड पार्टी डेटा को अगर आपने यूआई में दिखाना है तो दिखा सकते। तो ये था आपका आईफ्रेम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा टेबल, फिर लिस्ट, फिर ब्लॉक इनलाइन, कास्ट, क्लास आईडी, आईफ्रेम। अब जो आपके कोर्स में बचता है, एक बचता है लेआउटिंग, कंटेनर बेसिकली, उसके बाद आपका फॉर्म, फॉर्म खत्म, आपका कोर्स खत्म HTML। क्योंकि सबसे मेन टॉपिक आपका फॉर्म ही है HTML में, बाकी तो बना ही लोगे, लेकिन फॉर्म की तुम्हें नॉलेज चाहिए ही चाहिए। अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट में काम करना चाहते हो, अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट में काम करना चाहते हो, या फिर आपका मेन काम डेवलपमेंट है, तो आपको फॉर्म फॉर्म पढ़ना ही पड़ेगा। फॉर्म के बारे में नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। बाकी आपको नॉलेज हो या ना हो, डजेंट मैटर, फॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। HTML में सबसे मेन फॉर डेवलपर्स यही है।